Hello student, I am Dr. Vishal Kumar. Today I deliver a lecture on the topic of what is agriculture and what is agronomy. एग्रीकल्चर क्या है और एग्रोनॉमी क्या है उसके बारे में आज जानेंगे। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अगर मीनिंग सॉइल एंड कल्चरल मीनिंग कल्टीवेशन। तो लेटिन एग्रीकल्चर जो है लेटिन शब्द से बना है। तो लेटिन शब्द कौन है? एक अगर है जिसका मीनिंग है सॉइल और कल्चरा जिसका मीनिंग है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर जो है दो शब्द से बना है, दो लेटिन शब्द से बना है जिसका मतलब है कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, विच मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो सॉइल का कल्टीवेशन ही क्या है? एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन यह जो है बहुत ज़्यादा इसके एग्रीकल्चर जो है बहुत व्यापक शब्द है जिसको हम आगे देखेंगे। द एग्रीकल्चर टर्म इज ब्रॉड टर्म विच इनकम्पासिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है जिसमें हम यह देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर एक्सेट्रा, इन सभी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, उन सभी को हम एक साथ हम सभी को शामिल जब करेंगे तो पूरा जो है एग्रीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, इनका पासिंग यानी कि शामिल करना किसको? ऑल द एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, इन सभी को जो है एक साथ जब शामिल करेंगे इन सभी के पहलुओं को तो उनको एक साथ जो हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। देखिए, मनुष्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि वो जो है अपनी आवश्यकता की, जो उनका प्रमुख आवश्यकताएं हैं या बेसिक, या उसको कहिए कि प्राइमरी एम्स जो होता है वो रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की पूर्ति करना। तो इन तीनों चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वो जो भी एक्टिविटी करता है उसी को जो है एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे खाद्यान्न के लिए क्या करेगा? क्रॉप प्रोडक्शन करेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी एक्टिविटी करता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो सभी एग्रीकल्चर में आएंगे। लाइव स्टॉक से क्या होगा? दूध उसको मिलेगा। फिशरी से फिश मिलेगी। फॉरेस्ट्री से जो है उसको ईंधन मिलेगा और सेरिकल्चर से उसको कपड़ा मिलेगा। तो इन सभी ये जो उसका मनुष्य का जो प्राइमरी जो है वो है जो आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं या नीड्स हैं, उसको पूर्ति करने के लिए वो जो भी क्रियाएं करता है, ठीक है, वो सभी जो है एग्रीकल्चर में आती हैं। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है। सेरिकल्चर के अलावा जो हनी भी हो गया, इसके बाद जो है पर्ल फार्मिंग हो जाएगी और गोट्री हो गया, इसके बाद जो है डेयरी इंडस्ट्रीज हो गई, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गई। तो जितनी भी सारी जो है सॉइल से जुड़ी होती हैं या उनकी प्राथमिक जो नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर जो भी क्रिया करता है मनुष्य उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको हम सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे खाद्यान्न या रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जो भी क्रियाएं करता है वो सभी जो है कृषि कहलाती है। ठीक है, अब सभी क्रियाएं करेगा लेकिन उसके लिए रिसोर्स कहाँ? तो यानी कि अर्थ, पृथ्वी पे जो भी उस रिसोर्स मिलता है उन सभी रिसोर्स का जो है यूटिलाइजेशन करके, उसका उपयोग करके जो भी क्रॉप प्रोडक्शन या लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, ये सभी चीज़ें जो करता है वो सभी जो है एग्रीकल्चर में आती हैं। ठीक है, अब एग्रोनॉमी देखिए, द टर्म एग्रोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है लेटिन वर्ड था, एग्रोनॉमी जो है यह ग्रीक वर्ड है जिसमें एग्रोज का मतलब होता है फील्ड एंड नोमोज का मतलब होता है टू मैनेज। तो एग्रोनॉमी जो है दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो है एग्रोज जिसका मतलब होता है फील्ड एंड नोमोज जिसका मतलब है टू मैनेज, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। इसका डेफिनेशन देखिए,
एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस विच डील्स with principles and practices of crop production, field and water management। यानी कि एग्रोनॉमी जो है सस्य विज्ञान व कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है फसल उत्पादन के प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स को शामिल करते हुए हम जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं विदाउट डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर हेल्थ। यानी कि इकोनॉमी जो है ये क्या है कि एग्रीकल्चर साइंस की जो है एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जो है फसल उत्पादन कर रहे हैं। तो उसके जो भी फसल उत्पादन में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमें जो है मैक्सिमम यील्ड प्राप्त होगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन के जो भी प्रैक्टिसेस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उद्देश्य हैं, उसको जो है हम शामिल करते हुए जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम जो है सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सस्य विज्ञान में एक चीज़ और है कि यहाँ पे दिया है मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो भी प्रिंसिपल है, प्रैक्टिसेस है उसका, और इसके अलावा फील्ड एंड वाटर, यानी कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ फील्ड में मैनेजमेंट करेंगे, वाटर मैनेजमेंट करेंगे। तो इन सभी को हम इस तरह मैनेज करें कि हमें जो है मैक्सिमम यील्ड प्राप्त हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, लेकिन यह ध्यान रहे कि विदाउट डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर हेल्थ, यानी कि मृदा और जल का जो है जो स्वास्थ्य होता है वो बना रहे। इसलिए कि अगर हम आज के डेट में अगर हम जो है सॉइल और वाटर का यूज करके हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं मैक्सिमम, तो वह जो है ये चीज़ आगे भी बनी रहे, ठीक है, आगे भी उससे हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। इसलिए जो है क्या होता है कि इसका हेल्थ बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी की डेफिनेशन आप जान गए। अब एक इकोनॉमी में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉप प्रोडक्शन, देखिए क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? आप लोग एक सुने होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एग्रीकल्चर जो है यह मानसून का जुआ है, यानी कि पूरी तरह यह डिपेंड होता है किस पे? मानसून पे। मानसून यानी कि वेदर या क्लाइमेट, या ये कहिए कि इन्वायरमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब हम जो भी हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है उस इन्वायरमेंट में हम अच्छे से प्लांट को ग्रो करें, हेल्दी प्लांट ग्रो करें, इसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से यील्ड उससे मिले। तो इसके लिए जो है हमें इन्वायरमेंट जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जानने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये देखना है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो नेगेटिव प्रभावित करें या पॉजिटिव प्रभावित करें। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है इकोनॉमी में, अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो है हमें ये देखना है कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि जो भी प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए? फूड्स चाहिए। तो फूड्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से फूड्स लेता है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से लेगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सोलर रेडिएशन और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक ना, उनकी मौजूदगी में ही क्या होगा? फोटोसिंथेसिस क्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, जिससे जो है हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा या पौधों के लिए जो है फूड मिलेगा। तो फूड जो है मिलेगा और वो फूड जो क्या करेगा? प्लांट के सभी पार्ट्स में जाता है, जिससे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वृद्धि और विकास होता है पौधों का। अब उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर होते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करेगा? मान लीजिए फोटोसिंथेसिस हो गया, लेकिन उसको वाटर कहाँ से मिल रहा है, उसको CO2 कहाँ से मिलेगा? तो हम उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एरियल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर हैं, सॉइल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर हैं। तो जब तक हम इसके इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन के जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। और इकोनॉमी के बारे में जान गए कि हमें क्या करना है कि क्रॉप प्रोडक्शन के जो भी प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन लें और विदाउट
विदाउट डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, या ये कह सकते हैं विदाउट सॉइल एंड वाटर हेल्थ। ठीक है, तो इसके बाद जो हम देखेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। अब एक डेफिनेशन आप लोग देखिए, इकोनॉमिक डेफिनेशन जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था उस समय जो है इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था, और इनका नाम जो है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो नॉर्मन 1980 में इन्होंने एक जो है डेफिनेशन दिया है, इकोनॉमिक परिभाषा इन्होंने बताया है कि हैज डिफाइंड इकोनॉमी एज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स विथ ड्यूअल एम्स of improving agricultural productivity and gaining a degree of understanding of the process involved। इन्होंने बताया है कि इकोनॉमी जो है, सस्य विज्ञान जो है, यह ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है जिसमें जो है क्या करते हैं कि मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट। पहला जो है क्या है, मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट। क्रॉप इन्वायरमेंट को हम जो है मैनिपुलेट करते हैं, और ये किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं विथ कॉम्प्लेक्स विथ ड्यूअल एम्स। ड्यूअल्स एम्स के लिए हम करते हैं, जिसमें पहला हमारा एम है कि इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट जो है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कि जो भी प्रोडक्शन है उसको जो है अधिक से अधिक लें। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी दिया है, प्रोडक्टिविटी यानी कि पर यूनिट, किसी एक क्षेत्र में अधिक से अधिक जो हम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकें, पर यूनिट प्रोडक्शन को ही हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला एम है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है गेनिंग ए डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब देखिए दूसरा हमारा एम इन्होंने बताया कि दूसरा जो हमारा एम्स होना चाहिए वो क्या है कि इसके प्रोसेस में, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस में जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो रही जो भी प्रोसेस, उसके अंडरस्टैंडिंग को हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि हमारा जो इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का एम्स है, इसमें जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रोसेस है इसमें, या जो भी हम तरीके हैं या जो भी प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस हम इसमें शामिल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, उन सभी के प्रोसेस की, उन सभी मेथड्स या फिर प्रैक्टिसेस के प्रोसेस में जो भी अंडरस्टैंडिंग हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन सभी की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है उसका समझ ही जो है हमें क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी में हम जो है यही देखते हैं कि हमें सबसे पहला काम करना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और इसके बढ़ाने में जो भी तरीके हम अपना रहे हैं, ठीक है, जो भी तरीकों को हम शामिल कर रहे हैं, उसकी समझ को भी हमें जो है जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि क्रॉप इन्वायरमेंट, इन्होंने बोला है कि मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट। तो क्रॉप के जो भी इन्वायरमेंट होते हैं उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, क्रॉप के लिए अच्छे से फेवरेबल हो, उसको फेवरेबल पे लाने के लिए हमें जो है जो भी मैनिपुलेशन करना होता है, उन सभी को जो है वो बिना क्रॉप इन्वायरमेंट के हम कर नहीं सकते। ठीक है, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्रॉप के इन्वायरमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो पहले हम ये देखें कि इन्वायरमेंट क्या है और किस तरह वो जो इफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंट देखिए, इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट क्या है कि देखिए जो भी जीव होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, या उनके डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, या उनके जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के लिए जो भी उन पे एक्सटर्नल कंडीशन या जो भी बाहरी जो भी दशा होती है या पर्यावरण जो भी है वो उस पर इफेक्ट करेगा, किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करेगा। तो उन सभी को हम एक साथ जब शामिल करते हैं तो उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कि सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि किसी जीव के
जीवन चक्र के लिए या उसके विकास के लिए जो भी बाहरी दशाएं जो उनको प्रभावित करते हैं, उन सभी को हम शामिल करके, एक साथ शामिल करके उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट में देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्रॉप इन्वायरमेंट की बात हो रही है, प्लांट के इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो प्लांट इन्वायरमेंट दो आते हैं, एक पहला कि सॉइल इन्वायरमेंट, यानी कि उनकी प्लांट की क्या जो ग्रोथ होती है वो सॉइल में ही होती है। सॉइल में वो उसको पहले हम जो सीड को प्लेस करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है सॉइल इन्वायरमेंट अगर अच्छी रहेगी तभी उसका जर्मिनेशन होगा। तो पहला जो है सॉइल इन्वायरमेंट है। और दूसरा क्या है, अगर जर्मिनेशन हो गया इसके बाद जो है बाहर वो जो है वायवीय भाग में आते हैं, एरियल पार्ट में आएंगे या एरियल इन्वायरमेंट में आएंगे। तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो पहला हम देखेंगे सॉइल इन्वायरमेंट और दूसरा जो है एरियल इन्वायरमेंट। तो सॉइल इन्वायरमेंट क्या है कि इज अमेनेबल फॉर मैनिपुलेशन थ्रू टिलेज, इरिगेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो सॉइल इन्वायरमेंट में हम जो है मैनिपुलेट करेंगे किसमें, टिलेज के अलग अलग प्रैक्टिसेस को, इरिगेशन के अलग अलग विधियों को, कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, इसकी नॉलेज जो है सॉइल इन्वायरमेंट से हम पता करेंगे। इसके बाद जो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी हम सॉइल में करते हैं। तो सॉइल के इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी जो हम उसका फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अच्छी तरह कर सकते हैं, इरिगेशन का सप्लाई हम अच्छी तरह कर सकते हैं, और किस सॉइल में कौन सी टिलेज करना है, टिलेज बहुत टाइप के होते हैं, तो कौन सी टिलेज करना है उसकी भी नॉलेज हमें मिलेगी। तो जब हम सॉइल इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तभी जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छे से पा सकते हैं। अब देखिए सॉइल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है सॉइल फिजिकल इन्वायरमेंट। सॉइल फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, कंप्राइजेस ऑफ सॉइल एयर, सॉइल वाटर एंड सॉइल टेम्परेचर। तो फिजिकल सॉइल के फिजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं कौन कौन से, सॉइल एयर आएगा, सॉइल वाटर और सॉइल टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर सॉइल की नॉर्मल है, कंडीशन ठीक है, तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। सॉइल एयर, अगर एयर नहीं मिलेगा तो वहाँ सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी पॉपुलेशन, उनकी हेल्थ अगर सही रहेगी तो वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। साथ में क्या होगा कि जड़ों को, प्लांट को भी एयर की ज़रूरत होती है, तो सॉइल एयर होना ज़रूरी है। तो ये सॉइल फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया। दूसरा जो है सॉइल केमिकल इन्वायरमेंट। केमिकल इन्वायरमेंट में आता क्या कि जो सॉइल का सोल्यूशन होता है उसका पीएच कैसा है, उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उस न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, जो भी पोषक तत्व हैं उनका कितना मात्रा है, कितने क्वांटिटी में वहाँ पे मात्रा है, ये हम सॉइल केमिकल इन्वायरमेंट में देखेंगे। नंबर थर्ड है सॉइल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो है कंस्टिट्यूट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि सॉइल में जो है कौन कौन से ऐसे लिविंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रेजेंट है सॉइल में, और साथ में जो है इनका रिएक्शंस क्या है, सॉइल में क्या हो रहा है, जैसे मिनरलाइजेशन है, इमोबिलाइजेशन है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मफुल है, कौन सा बेनिफिशियल है, इसके बारे में जानकारी हम सॉइल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से लेंगे। तो पहला हमारा इन्वायरमेंट हुआ सॉइल इन्वायरमेंट, दूसरा है एरियल इन्वायरमेंट। तो एरियल इन्वायरमेंट, इन दोनों इन्वायरमेंट को हम अगर मैनिपुलेट करेंगे, तो जब मैनिपुलेट करेंगे तभी हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छे से प्राप्त होगी। तो सॉइल इन्वायरमेंट हो गया। इसके बाद देखिए एरियल इन्वायरमेंट। तो हमने देखा कि जो है सॉइल इन्वायरमेंट के बारे में। इसके बाद देखिए बी है एरियल इन्वायरमेंट। तो एरियल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें देखिए इंक्लूड्स सोलर रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी। तो जितने भी क्रॉप इन्वायरमेंट उन सभी को मैनिपुलेट अगर हम करेंगे तो हमें जो है मैक्सिमम हम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम प्रोडक्शन पा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सोलर रेडिएशन कब, किस टाइम कितना होता है, कितना प्लांट को ज़रूरत है, अगर हम इसको जानेंगे तभी हम जो है प्लांट के अच्छी तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी तरह रेनफॉल
किस क्रॉप की कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वेदर फोरकास्टिंग से, वेदर डेटा से हम जो है पता लगा सकते हैं कि रेनफॉल जो है कब कितना होगा, उस हिसाब से क्रॉप को ग्रो करेंगे। इसी तरह टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी, अगर कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाएगी तब भी दिक्कत है। कम हो जाएगी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कितना है सॉइल लेयर में, उसको हम जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मॉइस्चर बहुत कम रहेगा, ड्राई रहेगी अगर हवा या एयर, तो क्या होगा कि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह विंड वेलोसिटी कितनी स्पीड से चल रही है, इन सभी का इफेक्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन पे पड़ता है, क्रॉप के ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इकोनॉमी में इतना ही। इसके बाद एक डेफिनेशन है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो क्रॉप प्रोडक्शन किसको कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंटल इनपुट्स लाइक सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स into economic products in the form of human or animal feed और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है कि यह एक कन्वर्जन है। कन्वर्जन किसका है कि जो भी इन्वायरमेंटल इनपुट्स होते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, CO2, H2O, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये सभी क्या करते हैं कि क्रॉप के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सभी इनपुट को जो है, ये सभी इनपुट क्या करते हैं, इनका कन्वर्जन होता है किसमें? आउटपुट में होता है। इनपुट का आउटपुट में होगा कि एक तरह से इकोनॉमिक पार्ट के प्रोडक्ट के रूप में होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स के रूप में होगा, जो क्या करता है, ह्यूमन के फीड के काम आएगा या एनिमल के फीड के काम आएगा या फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इसके जो है इसके लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये जितने हैं सोलर रेडिएशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया और सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सभी जो है इनपुट्स हैं। ये सभी क्या हैं? इनपुट्स हैं। और इनपुट्स का जब कन्वर्जन होगा तो ये आउटपुट में बदलेंगे। आउटपुट क्या है? इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सोर्स बोलते हैं। और सोर्स का जब कन्वर्जन होता है तो जो आउटपुट होता है या इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। ठीक है, सिंक बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आज हमने जाना कि एग्रीकल्चर क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्रॉप इन्वायरमेंट क्या होता है। क्रॉप इन्वायरमेंट के अलावा जो है हमारा एरियल इन्वायरमेंट क्या है, सॉइल इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में जाने हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि सोर्स और सिंक क्या है। ठीक है, तो इसके बाद जो है फंडामेंटल ऑफ, ये जो हमारा पहला लेक्चर था ये फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का है। इसके बाद जो हम जो है डेली जो है वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।